हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जो सेकंड बुक है और उसी का हम लोग चैप्टर नंबर जो 5th है उसको पढ़ेंगे। औरतों ने बदली दुनिया। आप देखेंगे पिछला चैप्टर हमने देखा था कि कैसे आपका आपका महिला और पुरुषों के रूप में आपका बड़ा होना था, क्या मीनिंग था, उन सबको हम लोग देख चुके थे। आज हम इसमें देखेंगे औरतों ने बदली दुनिया कैसे कुछ है। तो स्टार्टिंग मैं करा देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग माइक लेकर चैप्टर लेकर कोई बच्चा किसी स्कूल से आपके बुक को पढ़ेगा, रीडिंग करेगा। क्लियर है? चलिए देखिए, पिछले अध्याय में हमने देखा है कि किस तरह महिलाओं द्वारा किए जाने वाला घर का काम काम ही नहीं माना जाता। क्या कह रहे हैं? पिछले चैप्टर में हम क्या पढ़ चुके हैं? जो हमारी घर में औरतें होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, जो हमारी माँ बहन होती हैं, वो जो घर के अंदर काम करती हैं, उस काम को हम क्या नहीं मानते? काम ही नहीं मानते। कह रहे भाई तो नॉर्मल है, खाना बनाना, चाय देना, ये सब करना है तो बड़ा नॉर्मल काम है। ठीक है। और हमने यह भी पढ़ा है कि घरेलू काम और औरतों के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है। कह रहे घर में जो काम करना पड़ता है, ठीक है, और ये जो काम है ये सारा कैसा है? ये आपका फुल टाइम वर्क है। लेकिन हम क्या नहीं कहते, हम ये नहीं सोचते कि हमें कुछ काम वाम करना है। हमने यह भी पढ़ा है कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है और इस कार्य को आपका प्रारंभ और समाप्त करने के लिए कोई निश्चित समय नहीं होता। ऐसा नहीं होता, कोई निश्चित समय नहीं होता। इस अध्याय में हम घर के बाहर के कामों को देखेंगे, समझेंगे और कुछ कैसे व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुष के लिए अधिक उपयुक्त है सो समझेंगे। हम भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्री ने कैसे संघर्ष किया है। कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्री ने कैसे आपका संघर्ष किया है। पहले भी हम आज भी शिक्षा प्राप्त करने का एक तरीका है जिससे महिलाओं के लिए तरीके के नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल ही के वर्षों में महिला आंदोलन द्वारा विभेद को चुनौती देने के लिए आपका विभिन्न प्रकार के आपका प्रयत्न करेंगे और संक्षेप में इनको हम लोग जानेंगे। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि महिलाएं कुछ इस तरह से खेत में काम कर रही हैं और आप जानते हैं ये क्या है? मक्का है। ठीक है। अब देखिए, कह रहे हैं कि भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। तो कितना काम करती हैं? लगभग आपका 83.6%, यानी कि 83% मान लीजिए। 100 में से 83 औरतें क्या करती हैं? आपका खेतों में काम करती हैं। उनका काम में पौधे रोपना, खरपतवार निकालना, फसल काटना, कटाई करना, या फिर जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम एक पुरुषों के बारे में भी सोचते हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि रोजी मैडम 30 बच्चे हैं, उन्होंने अपनी कक्षा में अभ्यास करवाया है और कह रहे हैं उसको वो आपका देख रहे हैं। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं। रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए ही महिला और पायलट के रूप में पुरुषों का चित्र बनाया है। कह रहे हैं कि सब लोगों में अब क्या किया रोजी मैडम ने, ये देखिए, एक छोटा सा होमवर्क मैंने दिखाया नहीं। चलिए अपनी कक्षा द्वारा बनाए गए चित्र को देखिए, तालिका भरिए कि व्यवसाय के लिए पुरुष और महिलाओं में अलग अलग जोड़े दिए गए हैं। ये बनवाया था। अब क्या होता है? रोजी मैडम ने आपका कक्षा में 30 बच्चे हैं, उन्होंने अपने अपनी कक्षा में यही अभ्यास कराया और इस प्रकार, जैसे शिक्षक हैं 5 चित्र और महिलाओं के 25 चित्र, इस तरीके से उन्हें कुछ काम करवाया। ठीक है। ऐसा इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिला कुछ खास तरह के काम में अच्छी तरह से कर सकती हैं। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिला अच्छी नर्स हो सकती हैं। लोग क्या मानते हैं? जो आपकी महिला हैं वो अच्छी नर्स हो सकती हैं क्योंकि वे अधिकांश सहनशील और विनम्र होती हैं।
महिला ही नर्स क्यों बनती है, इसके पीछे का कारण समझ के आया। सबसे बड़ी बात वो सहनशील है, उनमें सहन करने की, किसी ने कुछ बोल दिया तो उनको सहन करने का, उनको जल्दी से गुस्सा नहीं आता। बेमन मतलब जो उनका नेचर है बड़ा, वो आपका पोलाइट है। आप कोई बीमार व्यक्ति को कहेगा अरे भाई तू क्यों ऐसे दवा नहीं खा रहा, ऐसे बात करेगा तो लगेगा अरे भाई लड़ रहा है। अगर कोई वाकई में इस तरह से बात करता है कि ये आपको दवा खानी चाहिए, ये आपको काम करना चाहिए, तो इस तरीके से ये हम लोग आपका देख रहे हैं। इसे परिवार में स्त्री की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। इस प्रकार से माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की जरूरत होती है और लड़कियां एवं महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं होती। अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं कि इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर व इंजीनियर बनाने के लिए अध्ययन कराने, प्रशिक्षण कराने के लिए सहयोग नहीं मिलता। कुछ लोगों की सोच कैसी है, रूढ़िवादी धारणा है। ठीक, कह रहे कि ना लड़कियां डॉक्टर बन सकती हैं भैया, ना इंजीनियर बन सकती हैं, और अगर वो बनना भी चाहें तो उनके वो लोग क्या नहीं करते, सहयोग नहीं करते, किसी प्रकार की कोई हेल्प उनके लिए वो आपका नहीं करते। ठीक है, कह रहे हैं जो लड़कों को मिलता है, अधिकांश परिवार में स्कूल शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान ले। मेनली जो उनको प्रेरित करते हैं वो क्या करते हैं कि भैया आपको शादी है उसी को आपका मुख्य लक्ष्य मान लेना चाहिए, कि जीवन में अगर लड़कियों का कुछ है तो वो फाइनल है शादी करना। यानी कि वो अपनी लाइफ को बनाए नहीं बनाए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन रूल क्या है कि भैया आपको शादी करना है। अब देखिए, यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने घर की ओर से दुनिया के दबाव का सामना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बहुत सारे प्रेशर हमारे ऊपर काम करते हैं जो हमको बिल्कुल नहीं दिखते। कैसे होते हैं वो प्रेशर, कि आपको इस तरह से रहना है, इस तरह से खाना है, ऐसे नहीं करना है, ये काम आपको करना है, इतने समय में नौकरी लगाइए, हम आपको 6 महीने दे रहे हैं पढ़ने के लिए, 12वीं के बाद हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, आप इस तरह से नहीं कर सकते। ऐसा आपने अपने साथ बहुत अच्छे से सुना होगा। क्लियर है, कोई भी हमने तेरे को देख लिया तो हम ऐसे नहीं कर देंगे, बंद कर देंगे, सीधे घर से स्कूल आना है, घर से स्कूल से घर जाना है, बीच में कहीं नहीं रुकना है। इस तरीके से ये प्रेशर हमारे पास ऑलरेडी समाज ने हमको थोप दिए होते हैं। ऐसे तो होता है बच्चों। और देखिए, कभी कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षा रूप में होता है, तो कभी यह हमारे अपने मित्र के गलत तरीके से आपके चिन्हने के कारण पैदा हो जाता है। लड़कों पर ऐसे नौकरी प्राप्त करने का दबाव होता है। अब ऐसा क्या होता है, लड़कियों के लिए भी एक कंडीशन है और लड़कों के लिए क्या है, नौकरी प्राप्त करने का, जिससे हम उन्हें अधिक वेतन मिले। यदि वे दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो उन्हें चिढ़ाया जाता है, धौंस दी जाती है। आपको यह याद होगा कि कक्षा 6 में पुस्तक में आपने पढ़ा है कि लड़कों का बचपन ही दूसरों के समान रोने पर चिढ़ाया जाता था। अगर कोई लड़का मान लीजिए रोता है, लोग उसे चिढ़ाते हैं कि अरे तू लड़का होकर रो रहा है। ठीक है, क्या करते थे, लोग उसको चिढ़ाते। ठीक, क्या कहते थे, लड़के रोते नहीं। सुना है ना आपने, क्या कहते थे कि लड़के रोते नहीं। परिवर्तन के लिए सीखना, स्कूल जाना आपके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कि आप जो स्कूल आते हैं ये आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और कह रहे हैं कि जैसे जैसे स्कूल हर साल अधिक संख्याओं में बच्चे प्रवेश कर रहे हैं, और क्या होता है, आप स्कूल आते हैं, हर साल बच्चे क्या है स्कूल में कंटिन्यूस बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और सोचने लगते हैं कि सब बच्चे स्कूल जाना एक साधारण बात है। और हम क्या सोचते हैं कि जितने भी बच्चे आपके स्कूल जा रहे हैं और ये स्कूल जाना एक सामान्य बात है, साधारण है, जनरल लगता है। आज हमारे लिए कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों को लिए स्कूल जाना और पढ़ना उनसे पहुंच से बाहर है। देखिए,
आज हम तो बड़ी आसानी से स्कूल आते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसे कितने बच्चे हैं आज भी भारत में जिन्हें स्कूल आने का और पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता। सोचते रहते हैं कि काश हम स्कूल पढ़ लेते। परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते हैं। अतीत मतलब पास्ट जो बीत गया है, हर किसी को पढ़ना लिखना अतीत में आपका नहीं आता था। ठीक है। और कह रहे हैं कि पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। अधिकांश बच्चे आपका वही काम सीखते थे जो उनके परिवार में होता था। लोगों ने क्या सीखा? जिस तरह से उनके परिवार में जो आपका ट्रेडिशनल रूप में जो उनके माता पिता आपके काम करते हैं, बच्चे भी वही काम करते थे। ठीक। उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति भी खराब थी उन समाज में जहां लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उनके परिवार में जहाँ कुम्हारी बुनकर, वस्त्र बुनकर, हस्तकला सिखाई जाती थी और यह धारणा थी कि लड़की और औरतें का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए कुम्हार को व्यवसाय में स्त्रियां मिट्टी एकत्र करती थी, यानी कि जो आपके कुम्हार लोग हैं जो आपकी मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते थे, उनकी जो स्त्रियां थी उनका काम क्या था कि वो मिट्टी को लेकर आए, इकट्ठा करें और बर्तन बनाने को उसको तैयार करती थी। चूंकि वे चाक नहीं चलाती थी, उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था। देखिए, मिट्टी कौन ला रही है? महिला ला रही है। बना कौन रही है? महिला। लेकिन चाक नहीं चला सकती। चाक कौन चलाएगा? पुरुष ही चलाएगा। क्या समाज ने व्यवस्था बना रखी है, देखिए। ठीक है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ कुछ ऐसे फैक्ट मिलेंगे जो आप सोचेंगे कि ऐसा कैसा हो सकता है। आप कह रहे हैं कि जेवियर, एक स्टोरी दी है उसको पढ़ते हैं। जेवियर अपनी 10वीं बोर्ड का परीक्षा फल देखकर खुश था। परीक्षा फल का मतलब है जो उसको रिजल्ट मिला। विज्ञान और गणित से उसे बहुत अधिक अंक नहीं मिले थे, लेकिन अपना पसंदीदा विषय इतिहास और भाषा उसे अच्छा किया था। और जब उसके माता पिता ने परिणाम देखा तो वह खुश नहीं हुआ। जब माता पिता ने उसके परिणाम देखा, रिजल्ट देखा, तो कह रहे वे खुश नहीं हुए। हे भगवान जेवियर, गणित में तुम्हें केवल 65% अंक लाए हो। भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स में तुम्हारे अंक बहुत कम है। मुझे पता है माँ, पर कोई बात नहीं। मैं गणित और विज्ञान पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ। जेवियर क्या कह रहा? भैया मेरे को मैथ समझ नहीं आती, मेरे को तो विज्ञान, आपका इतिहास समझ आता है, मेरे को फिजिक्स समझ नहीं आती। मेरे को क्या समझ आता है? इतिहास समझ आता है। ठीक है। और मुझे इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? अपने भविष्य के बारे में सोचा। और मैं इतिहास क्यों पढ़ूं? मुझे पता है मेरे फ्यूचर में क्या करना है। तो मुझे अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है। क्या करना है? मेरे को अच्छी नौकरी प्राप्त करनी। इतिहास की मदद से मिलेगी, इसमें कोई भविष्य नहीं है। अब उसके माता पिता कह रहे हैं तुम्हें भैया अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, इतिहास लेकर तुम अच्छी नौकरी प्राप्त नहीं। क्या ऐसा है कि अगर आप मैथ साइंस लेंगे, मान लीजिए अगर आपने साइंस लिए, मैथ ली, तो ही आपका भविष्य ड्रीम उज्जवल है, बाकी आपका भविष्य अंधकार में है? तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये जेवियर के माता पिता उसको थोप रहे हैं। पर मुझे गणित और विज्ञान अच्छा नहीं लगता। जेवियर कह रहा भैया मेरे को समझ नहीं आता है गणित विज्ञान बिल्कुल भी। समझदारी से काम लो बेटा, गणित ले लो और साथ में कंप्यूटर भी सीख लेना। कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है। कह रहे अगर आपको कंप्यूटर आता है बेटा तो नौकरी आसानी से मिल जाती है। आज के समय में देखिए लगभग 65% लोग बाप कंप्यूटर को चलाना जानते हैं। क्या सबको नौकरी लग गई? कह रहे नहीं। अब देखिए, अब ये कंडीशन देखिए महिलाओं की। फिर मैं आपको भारत की पहली डॉक्टर के बारे में भी बताऊंगा। उन्होंने कितना संघर्ष किया है और कैसे संघर्ष कर कर वो इस मुकाम तक पहुंची हैं। आपको थोड़ा सा उनके बारे में पता होना चाहिए। ये इमेज देखिए और महिलाओं के लिए ये एक आपकी प्रेरणा स्रोत है। देख लिया आपने फोटो? गोद में बच्ची भी देख लिया आपने? आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं रमाबाई 1858 से 1922 अपनी बेटी के साथ, इनका टाइम पीरियड है।
कह रहे रमाबाई हैं जो अपने साथ है, और महिला शिक्षा में योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई। कह रहे कि जितना काम वुमेन एजुकेशन के लिए, लड़कियों की पढ़ाई के लिए, औरतों की पढ़ाई के लिए रमाबाई ने किया है ना, इतना कोई नहीं कर सकता। कभी मौका मिले पढ़िए, ये महिलाओं के लिए भगवान है। रमाबाई फूले ज्योतिबा फूले की वाइफ है। पढ़िए कभी इनके बारे में। आपको जो एक्टर्स हैं, ये कुछ आपके हीरो हीरोइन है, वो आपके ड्रीम्स होंगे, अपने आप उनको मानते होंगे, आइडियल मानते होंगे, लेकिन रियलिटी में रियल हीरो ये हैं, खास करके महिलाओं के लिए। कभी पढ़िए कि इन्होंने कितना संघर्ष झेला है। आज आप स्कूल आते हैं तब भी आपको प्रॉब्लम होती है कि बस 12वीं तक पढ़ा दो, उसके बाद शादी कर देंगे या कुछ काम कर देंगे। उस जमाने में सोचिए, आज से 150-200 साल पहले जब लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, इन्होंने उस टाइम आपका शिक्षा प्राप्त की और कोशिश की कि सब बच्चे पढ़ें। कह रहे कि अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया, यानी कि जो खुद उनके माता पिता थे उनसे पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडित की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, और जो उस समय औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। कह रहे जिस समय ज्योतिबा फूले की वाइफ ने, आपका रमाबाई आपके फूले ने आपका एजुकेशन प्राप्त करी, उस समय औरतों को क्या था, आपका अनुमति नहीं दी गई थी। उन्हें 1858 में पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया। कहाँ है? पुणे के पास एक गांव है खेड़ा गांव, मिशन स्थापित किया, जहां विधवा स्त्री और गरीब औरतों को पढ़ना लिखना, स्वतंत्र होने की शिक्षा दी। कैसी? फ्री होने की। उन्हें लड़कियों से चीजें बनाने, छापा खाना चलाने, कुशलताएं भी सिखाई, जो वर्तमान में भी लड़कियों को कम ही दिखाई दी जाती हैं। कह रहे आप देखते हैं उनके अंदर कुछ स्किल गिरी कि भैया कुछ आप सिलाई बिलाई कर लो, कुछ बनाना आपको आ जाए, कुछ करना आ जाए तो अच्छी बात है। और बाएं हाथ की तरफ छपी हुई तस्वीर में उनका छाप खाना दिखाया, और रमाबाई फूले आज के मिशन में सक्रिय थी। अब देखिए, ये तो होगी रमाबाई फूले, ये उनकी बेटी है। उनने जो आपके महिलाओं के लिए काम करने के लिए एक छपाई खाना खोला। कम से कम कुछ काम करेंगी तो कुछ उनको मदद मिलेगी, फ्री हो सकेंगी, उनको शिक्षा का ज्ञान होगा, 2-4 चीजें सीखेंगी, किसी काम का विशेष कौशल होगा तो पैसे कमा पाएंगी, समाज में स्थिति अच्छी हो जाएगी। ऐसा प्रयास था आपका रमाबाई का। तो कभी आपने पढ़ा रमाबाई के बारे में? मौका मिले तो और अच्छे से डीप तरीके से पढ़िए रमाबाई के बारे में, और आपको पता चलेगा ये महिलाओं के लिए आपका रियल आपका हीरो थी। और अगर आप इनकी जीवनी पढ़ोगे तो समझ आएगा कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्होंने कितना संघर्ष किया है। देख लिया तो आपको रमाबाई के बारे में समझ आया? देख लिया? चलिए अब एक कहानी और पढ़ते हैं थोड़ी सी। अमार जी बॉन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी गई पहली आत्मकथा है। यानी कि आत्मकथा मतलब किसी के ऊपर बीती हुई कहानी को हम जो लिखते हैं उसको बोलते हैं आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं हम लोग इसको। राज सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। इनकी कहानी बड़ी प्रेरणा स्रोत है। राज सुंदरी देवी की कैसी है? एक रिच फैमिली के परिवार में गृहिणी थी। गृहिणी का मतलब हाउस वाइफ थी ये। उस समय लोगों का विश्वास था कि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है। अरे क्या सोचती, अगर लड़कियां आपका पढ़ लिख लेंगी ना तो वो स्त्री के लिए आपका क्या होगा? दुर्भाग्य होगा। तो बावजूद उन्हें अपनी शादी के लिए बहुत समय स्वयं ही छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा। तो जो राज सुंदरी देवी थी, इन्होंने छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीख लिया। ठीक है। और मैं अत्यंत सवेरे से ही काम करना शुरू कर देती थी। और अपनी कहानी के बारे में बता रहे हैं कि वह बहुत जल्दी उठकर अपना काम करना शुरू कर देती थी, और उधर आधी रात तक हो जाने पर काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। विश्राम का मतलब कोई रेस्ट का उन्हें समय नहीं मिलता था।
उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनप रही थी। अभिलाषा का मतलब है इच्छा। मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। क्या क्या मन में सोचा है कि मेरे को क्या करना है? मेरे को पढ़ना है, मैं पढ़ना लिखना सीखूंगी। रास बिहारी देवी कह रही हैं। और देखिए, बड़ा इनका बहुत ही प्रेरणा स्रोत कहानी है। ध्यान दीजिए, आप सभी आपकी उम्र की रही होंगी। उस दिन स्त्रियों को नहीं पढ़ाया था। कह रहे उस समय क्या था, जो महिला थी उनको पढ़ाया नहीं जाता था। बाद में स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है, स्त्री पढ़ती नहीं है, फिर भी मैं कैसे पढ़ूंगी। अब कह रहे हैं कि स्त्री तो पढ़ती ही नहीं है भैया, मैं कैसे पढ़ूंगी, ये समस्या है। फिर मुझे एक सपन आया कि मैं चैतन्य भगवान, वेस्ट बंगाल में एक संत हुए हैं चैतन्य स्वामी आपका महाप्रभु का जीवन पढ़ रही थी। बाद में उस समय मैं एक रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी। मैंने अपने पति से को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए, कह रहे मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भगवान यहाँ छोड़ दी है। जब मैं इसे मंगाऊं तुम अंदर ले आना। वे पुस्तक को छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रखी गई तब मैंने चुपके से उसका एक पन्ना फाड़ लिया। पुस्तक रखी गई थी और उसका एक पन्ना ये फाड़ लेती। सावधानी से उसे आपका छुपा भी दिया। सोच के देखिए, क्या कर लिया? छुपा दिया। क्योंकि किसी को भी मेरे साथ नहीं दिखना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास करता था। ताड़ एक वृक्ष होता है और उस वृक्ष के पत्तों पर ही सबसे पहले लिखा जाता था। अखबार वगैरह ये ताम्रलिपि बाद में आए उस पर, और उसको लिखने के लिए उसकी प्रैक्टिस कराई। उससे भी मैंने एक छापा लिया। मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। कह रहे जो अक्षर मुझे याद थे उन अक्षरों का मैं आपका मिलान करती। मैंने उस शब्दों के लिए का भी मिलान करने की कोशिश की जो दिन भर सोती रहती थी। अत्यंत जतन और कोशिश के एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना सीख सकी। अरे बहुत लंबी कोशिश की, कुछ शब्द नहीं आते थे, पढ़ नहीं पाती थी। जतन मतलब होता है कार्य करना, किसी के लिए कंटिन्यूस मेहनत करना। कि मैंने एक बहुत लंबा जतन किया और जतन करने के बाद मेरे को पढ़ना लिखना आखिर में आ ही गया। राज सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भगवान पढ़ने का अवसर दिया और राज देवी सुंदरी चैतन्य अक्षर पढ़ने का मौका। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय स्त्री के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। राज सुंदरी देवी ने अपने दैनिक दिन जीवन में अनुभव का विस्तार से लिखा। ऐसे दिन भी होते हैं जब उन्हें दिन भर ही क्षण भर का ही विश्राम नहीं मिलता था। इतना समय भी नहीं था कि वो जरा सा बैठकर कुछ खा सकें। कह रहे पूरे दिन इतनी बिजी थी वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसे खाने तक का मौका नहीं था, उसे बैठने तक का मौका नहीं था। फिर भी उस बंदी ने पढ़ना लिखना सीख लिया। ये सबसे बड़ी बात थी। अब ये तो थी कहानी रास, इनकी कहानी थी इसकी, राज सुंदरी देवी की। अब राज सुंदरी देवी के साथ एक और कहानी है जो बड़ी बहुत ही आपका मजेदार है। रुकैया, सखावत हुसैन और लेडी लैंड का सपना। अब रुकैया आपका जो सखावत हुसैन है, इनकी भी कहानी कुछ कैसी है, ऐसी ही है। अब शिक्षा की बात है, उस समय महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन कुछ महिलाओं के मन में सपने पनप रहे थे कि भैया हमको भी पढ़ना है, हमको कुछ सीखना है। सोच के देखिए, आज आपको जबरदस्ती बैठा जाता है, लेकिन कुछ बच्चों में पढ़ने के खुद खुद क्या होता है, अपना मन होता है। तो ऐसे ही थी ये आपका रुकैया और आपका रास सुंदरी देवी। तो सबसे पहले राज सुंदरी देवी से आगे बढ़ने से पहले रुकैया में कुछ पूछना है, कुछ कह रही हो मुझसे पूछिए, फिर इसमें हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है।
रुकैया शेखावत हुसैन एक धनी परिवार में पैदा हुई, जिनके पास बहुत जमीन थी। उन्हें उर्दू पढ़ना लिखना आता था, परंतु उन्हें बंगला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेजी में ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने विचार रखी जाती थी, जिन्हें लोग लड़कियों को ठीक करने के लिए नहीं मानते थे। इसलिए अंग्रेज अधिकतर लड़कियों को पढ़ाना चाहते थे। अंग्रेजी अधिकतर पढ़ाना चाहते थे लड़कों को, कि बस मेनली इंग्लिश किसको मिले, लड़कों को मिले। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बंगला और अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख लिया। कौन सी? अंग्रेजी और बंगला, अपने भाई बहन के सहयोग से। आगे जाकर वो एक आपका लेखिका बनी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी, अंग्रेजी भाषा का कौशल अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी, जिसका शीर्षक था सुल्ताना का सपना। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी कि वो लेडी लैंड के नाम से एक जगह पहुंचती है, जहां लेडी लैंड ऐसा स्थान था जहां स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। वो पढ़ सकती थी, लिख सकती थी, काम कर सकती थी। इस कहानी में महिलाओं के बदलाव से होने वाली वर्षा को रोकने के लिए उपज खोजती थी, हवाई कारें चलाती थी। लेडी लैंड के पुरुषों में आक्रमण, बंदूक और योद्धा द्वारा अस्त्र बुद्धि से हरा दिया जाता था। पुरुष एक अलग थलग स्थान पर भेज दिए जाते थे। सुल्ताना लेडी अपनी बहन सहारा के साथ यात्रा कर रही थी, तभी उसकी आंख खुली और उसे पता चला कि वह एक सपना देख रही। कह रहे जिस तरह की वो बात कर रही थी कि ऐसा होना चाहिए, फ्री होने चाहिए, खोज हो, रिसर्च हो, ये कुछ नहीं था। उसके मन का एक आपका सपना था, वो आपका एक सपना देख रही थी। जैसा कि देखा है कि रुकैया शेखावत हुसैन उस समय स्त्रियों की हवाई जहाज और कारें चलाने का सपना देख रही थी। देखिए आज से कितने साल पहले वो स्त्रियों का मतलब महिलाओं को पायलट और कार चलाने का सपना देख रही थी। ठीक, जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी, इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन को बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई थी, उनकी शिक्षा स्वयं सपना देखने, दिखाने, सच करने की नहीं थी, वरना अधिक से अधिक शक्ति दी जाए ताकि 1910 में कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जाए, जो आज भी कार्य कर रहा है। देखिए उन्होंने एक स्कूल खोल दिया लड़कियों के लिए कलकत्ता में, जो केवल गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करता था। कितनी बड़ी बात है। क्लियर है? ये उस समय की स्त्रियां हैं जो आपके अपने लिए नहीं, अपने समाज में और बहुत सारी महिलाओं को पढ़ाना लिखाना चाहती थी। ये कितनी अच्छी और व्यापक सोच थी उनकी। चलिए एक बार पढ़िए इनके विषय में, देखिए, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।